सभी का स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे आपके संज्ञा के आगे, यानी कि यहाँ तक देख रहे हैं आप सामने, तो यहाँ तक हमने अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर आप इसे देखिए, तब आपको चीज़ें वो समझ में आएगी। ठीक है, पहचानने के इसके तरीके जातिवाचक, भाववाचक और व्यक्तिवाचक को हम लोग 5-5 तरीके जाने, नोट करके दिए हुए थे कि जातिवाचक संज्ञा के किसी एक के संदर्भ में निर्देशित करें तो वह कौन सी संज्ञा होती है, आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। जैसे बात किए थे हम भाषा, तो भाषा तो एक होती है, लेकिन भाषा के साथ स्पेशल जोड़ दे क्या है, हिंदी, यानी हिंदी भाषा एक कर दिया ना उसको, तो उसके उस कंडीशन में वो कौन सा होता है, आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक अच्छे से कंप्लीट कर लिया था हमने। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि हम हिंदी व्याकरण और साहित्य दोनों कंप्लीट अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं हम लोग इसके आगे। तो आगे जो है आपको एक नोट डालना है और नोट डाल के उसमें लिखना है। ठीक है, क्योंकि नोट बड़ा महत्वपूर्ण होता है भाई साहब। ठीक है, वहीं से क्वेश्चन हमारा क्या होता रहता है, बनता रहता है। तो नोट डालिए और लिखिए, नोट डालिए और लिखिए। पहला नंबर है आपका क्या, कि भौतिक राशियाँ क्या होती है भाई साहब, भौतिक राशियाँ क्या होती है, भौतिक राशियाँ या इकाइयाँ, भौतिक राशियाँ या इकाइयाँ, भौतिक राशियाँ या इकाइयाँ। ठीक है, जातिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक, जातिवाचक और भाववाचक दोनों में प्रयुक्त होती हैं, दोनों में प्रयुक्त होती हैं, दोनों में प्रयुक्त होती हैं। जैसे दोनों में प्रयुक्त होती हैं सर, हाँ देखिए, जो इकाइयाँ होती हैं या भौतिक राशियाँ होती है वो दोनों में प्रयुक्त होती हैं। भाववाचक में भी आएगी और आपके किस में आएगी, आपके जातिवाचक में भी आएगी। तो एक तरफ लिखेंगे जातिवाचक, एक तरफ लिखेंगे जातिवाचक और दूसरी तरफ लिखेंगे भाववाचक, दूसरी तरफ क्या लिखेंगे, भाववाचक। तो जातिवाचक में कैसे, आप जानते हैं कि जातिवाचक में हाथ से छू सकते हैं, हाथ से छू सकते हैं। ठीक है, इसमें हाथ से क्या कर सकते हैं, छू सकते हैं, तो ये जातिवाचक होगा। हाथ से नहीं छू सकते हैं, नहीं छू सकते हैं, तो जिसे हाथ से नहीं छू सकते वो कौन सा होगा, भाववाचक। अब देखिए, जैसे ही आपसे कहा जाता है क्या, आपसे कहा जाता है लीटर, क्या कहा जाता है, लीटर, तो आपका हाथ से कहा जाए कि 1 लीटर दूध लेकर आना, तो 1 लीटर दूध उस किस में लेकर आएगा, लीटर होगा नापने वाला ना, तो उस लीटर को लेकर आएगा और उसमें दूध को ढारेगा तब देगा। इसका मतलब आप लीटर को क्या कर रहे हैं, छू रहे हैं। वैसे ही बात किया जाए किलोग्राम, किलो हो गया या ग्राम हो गया या कोई बटखरा हो गया, समझ रहे हैं। तो किलोग्राम, किलो होता है, 1 किलो लेकर आना, तो किलो को लेकर आता है ना छू कर। इसका मतलब कि ये क्या है आपका, ये आपका जातिवाचक है जिसे हम छू सकते हैं। तो लिखिए इसके एग्जाम्पल, लीटर, वैसे ही किग्रा हो गया, ठीक है, आपका किलो हो गया, या फिर आपका ग्राम हो गया, ठीक है, या फिर आपका जो है मीटर, कहते हैं ना कि हम 2 मीटर चाहिए, 3 मीटर चाहिए, कपड़ा नापते हैं ना मीटर से, तो वो जो होता है आपका कौन सा होता है, जातिवाचक होता है, यानी कि ये भौतिक राशियाँ होती हैं। ठीक है, जिसे हाथ से छू सकते हैं। अब बात करें कि सर उसमें जिसे हाथ से छू नहीं सकते, अब हम बात करें कि लंबाई, क्या लंबाई को आप हाथ से छू सकते हो, नहीं। जैसे कि मैं इतना लंबा हूँ, मेरे को छूओगे, मेरी लंबाई को नहीं। ठीक है, इसलिए लंबाई किस में आएगा भाई साहब, भाववाचक में आएगा। तो लंबाई हो गया, ठीक है, लंबाई के साथ क्या हो जाएगा, चौड़ाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लंबाई, चौड़ाई, और क्या होता है, ऊंचाई। तो ये जो है आपके लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, ठीक है, ये जो आते हैं किस में आते हैं, आपके भाववाचक में आते हैं। वैसे ही एक और है गहराई, ठीक है, तो गहराई भी किस में आ जाएगा, आपके भाववाचक में आ जाएगा। ठीक है, तो जिसे आप नहीं छू सकते हैं वो सब किस में आते हैं, आपके भाववाचक में आते हैं। ठीक है, कंप्लीट, आगे चलते हैं, जल्दी लिखिए इसको। अब लिखिए, अगला हेडिंग दीजिएगा, जातिवाचक संज्ञा के उपभेद, जातिवाचक संज्ञा के
उपभेद, ठीक है, जातिवाचक संज्ञा के उपभेद। अब देखिए हम बात करें जातिवाचक संज्ञा के उपभेद, तो 2 उपभेद हैं। कितने उपभेद हैं आपके? 2 उपभेद हैं, ठीक है। जातिवाचक संज्ञा कितने उपभेद हैं भाई साहब? 2 उपभेद हैं। कौन कौन से? तो पहला है आपका समुदायवाचक, समुदायवाचक, ठीक है। पहला है आपका कौन सा? समुदायवाचक, और दूसरा है द्रव्यवाचक, दूसरा है आपका द्रव्यवाचक। एक है समुदायवाचक और दूसरा क्या है आपका? द्रव्यवाचक है, ठीक है। अब इनके बारे में जानना है, समुदायवाचक क्या है और द्रव्यवाचक क्या है। तो समुदायवाचक संज्ञा की परिभाषा लिखिए। लिखिए, ऐसी संज्ञाएं जिन्हें गिना जा सके, ऐसी संज्ञाएं, ऐसी संज्ञाएं जिन्हें गिना जा सके, ऐसी संज्ञाएं जिन्हें गिना जा सके और समूह का बोध कराए, और समूह का बोध कराए, ठीक है, और समूह का सॉरी, और समूह का बोध कराए, उन्हें समुदायवाचक, समुदायवाचक संज्ञा, उन्हें समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे, ठीक है, नोट कीजिए इसको, उसमें लिखते हैं ऐसी संज्ञाएं जो, ऐसी संज्ञाएं जो द्रव्य या पदार्थ, ऐसी संज्ञाएं जो द्रव्य या पदार्थ का बोध कराए, द्रव्य पदार्थ का बोध कराए, जिन्हें, ऐसी संज्ञाएं जो द्रव्य पदार्थ का बोध कराए और जिन्हें, और लिख लीजिएगा, और जिन्हें नापा मापा, ठीक है, और जिन्हें नापा मापा, और जिन्हें नापा मापा तौला जा सके, और जिन्हें मापा तौला जा सके, उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका परिभाषा दोनों का। जैसे में बात करें, जैसे हम बात करें तो अनाज में हो गया, अनाज में क्या हो गया? तो अनाज जो होता है वो क्या करते हैं भाई साहब, बताइए, अनाज क्या करते हैं? जोतते हैं ना। जैसे बात करें तो इसमें एग्जांपल देखिए, गेहूँ, गेहूँ क्या होता है? तौला जाता है, तौला जाता है ना। सोना, सोना चांदी भी तौला जाता है ना। सोना हो गया, चांदी हो गया, ठीक है, सोना हो गया, और क्या हो जाएगा? चांदी हो जाएगा, ठीक है ना। उसी तरह से सोना, चांदी, गेहूँ, ऑक्सीजन भी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन भी हो जाएगा। ये सब क्या होंगे आपके? क्या होंगे? द्रव्यवाचक संज्ञाएं होंगी, जिसे नापा मापा तौला जा सके, ठीक है। यानी आप इसे गिन नहीं सकते हैं, सीधा सीधा ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब इसमें एग्जाम्पल की बात करें, हाँ, इसमें और भी लिख सकते हैं। जल हो गया, ठीक है, जल हो गया आपका, दूध हो गया, ठीक है, दूध हो जाएगा, रेत हो जाएगा। ये शब्द किस में आएंगे? आपके द्रव्यवाचक में आएंगे। इसमें एग्जाम्पल लिखिए। तो इसमें एग्जाम्पल सर बहुत आसान है। जैसे कक्षा हो गया, भाई कक्षा में विद्यार्थी पढ़ते हैं, समूह का बोध हो रहा है ना। कक्षा हो गया, सभा हो गया, पुलिस हो गया, कक्षा हो गया, सभा हो गया और पुलिस हो गया। गिन सकते हैं ना इनको। हाँ, तो जिन्हें गिना भी जा सके, पुलिस हो गया, आर्मी हो गया, समझ रहे हैं ना। उसके बाद से गिरोह हो गया, गिरोह हो गया, ठीक है।
फौज हो गया, जनता हो गया, लोग हो गया। ठीक, बहुत बार पूछा जाता है जनता, लोग, फौज। ठीक है, फौज। तो इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा। उसी तरह से ये भी आ जाएगा संसद। संसद के कुल कितने सदस्य होते हैं? ठीक है, तो इनको गिन सकते हैं ना हम लोग? तो गिनेंगे तो बताइए किस में जाएंगे? सिंपल सी बात है भाई साहब, ये जाएंगे आपके समुदायवाचक में। ठीक है, किस में जाएंगे? आपके समुदायवाचक में चले जाएंगे। तो आप देख लिए भाई साहब, जातिवाचक संज्ञा के उपभेद आपने देख लिया अच्छे तरीके से। ठीक है, अब चलते हैं और आगे इसके बात करेंगे। नोट कर लिया होगा आपने, लिख लिया होगा, नहीं लिखा है तो पूछ करके भी लिख लीजिए भाई साहब। ठीक है, आपके पास हमेशा ये वीडियो रहेगी। ठीक है ना, केवल एक बार पढ़ना है, बस कहानी खत्म। अब अगला हेडिंग देंगे। हेडिंग दीजिए, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के प्रकार। व्युत्पत्ति के आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के प्रकार। ठीक है, तो अगला हेडिंग है व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के प्रकार। कितने हैं? तो ध्यान रखिएगा, 2 हैं। कितने हैं? 2 है। व्युत्पत्ति हमने पहला पढ़ा था अर्थ के आधार पर, कंप्लीट हो गया। दूसरा हमें पढ़ना है व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के प्रकार। ठीक है, तो चलिए 2 हैं। 2 कौन कौन से हैं? तो एक तरफ लिखिएगा रूढ़ संज्ञा, एक तरफ है रूढ़ संज्ञा, रूढ़ संज्ञा, और दूसरी तरफ लिखेंगे योग रूढ़ संज्ञा। ठीक है, क्या है? योग रूढ़ संज्ञा ने यौगिक संज्ञा, यौगिक संज्ञा। ठीक है, 2 चीज़ें हैं। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार हैं? तो इसे रूढ़ संज्ञा है और एक यौगिक संज्ञा है। आपके 2 प्रकार हैं। रूढ़ संज्ञा क्या होती है? तो ऐसी संज्ञा, ऐसी रूढ़ संज्ञा जिनकी व्युत्पत्ति क्या हो? अज्ञात हो। यानी कि रूढ़ संज्ञा की व्युत्पत्ति क्या है? यहाँ पे लिख सकते हैं कि रूढ़ संज्ञा, ऐसी रूढ़ संज्ञा जिनकी व्युत्पत्ति अज्ञात हो। जिनकी व्युत्पत्ति क्या हो? अज्ञात हो। जिनकी व्युत्पत्ति अज्ञात हो, यानी व्युत्पत्ति या रचना का पता न हो। यानी व्युत्पत्ति या रचना, मतलब कैसे बनी है, रचना का पता न हो। पता न हो मतलब वो कैसे बनी है इसका पता नहीं हो। ठीक है, या दूसरी इसकी पहचान लिख सकते हैं आप, यही आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, टुकड़े करने पर, यानी कि शब्दों के टुकड़े करने पर। ठीक है, टुकड़े करने पर प्राप्त टुकड़ों में से, टुकड़े करने पर प्राप्त टुकड़ों में से, टुकड़े करने पर प्राप्त टुकड़ों में से किसी का भी अर्थ न निकले। तो कोई भी शब्द है, न किसी का भी अर्थ न निकले। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि शब्द लेंगे और शब्द के टुकड़े करेंगे, और टुकड़े करने के बाद से उसमें से किसी का भी अर्थ नहीं निकलता है, तो आपका कौन सा होता है? रूढ़ संज्ञा होती हैं। क्या होती हैं? रूढ़ संज्ञा होती हैं। जैसे बात किया जाए तो मन हो गया। अब देखिए, मन है तो मन को तोड़ेंगे तो क्या होगा? आप कहेंगे सर म और धन न। अब बताइए, इस म का क्या अर्थ होता है? कुछ भी नहीं होता है। इस न का क्या अर्थ होता है? कुछ भी नहीं होता है यार। यानी कि जब शब्द को तोड़ेंगे, तोड़ने के बाद से इस शब्द में से प्राप्त टुकड़ों में से किसी का भी अर्थ ना निकले, तो वो कौन सा होता है आपका? वो आपका होता है रूढ़ संज्ञा। वैसे ही क्रोध है। ठीक है, क्रोध है, दुख है, तो ये जो है आपके रूढ़ संज्ञा है। क्या है? रूढ़ संज्ञा है। तो इन्हीं को रूढ़ संज्ञा कहा जाता है, जिसका कोई भी अर्थ नहीं निकलता है उसका टुकड़े करने पर। ठीक है ना, अब उसमें लिखेंगे
इसमें संज्ञा की व्युत्पत्ति ज्ञात हो, संज्ञा की व्युत्पत्ति क्या हो, ज्ञात हो। तो संज्ञा की व्युत्पत्ति क्या हो आपकी, ज्ञात हो। ठीक है, संज्ञा की व्युत्पत्ति ज्ञात हो, यानी व्युत्पत्ति या रचना, व्युत्पत्ति या रचना का क्या हो, पता हो। सर इसमें तो किसी का भी अर्थ नहीं निकल रहा था, अब इसमें टुकड़े करेंगे तो किसी एक का अर्थ जरूर निकलेगा। ठीक है, किसी एक का अर्थ निकलता है, वो आपका यौगिक कहलाता है। तो इसको लिख लीजिए, टुकड़े करने पर, टुकड़े करने पर प्राप्त टुकड़ों में से किसी एक का अर्थ निकलता है, किसी एक का अर्थ निकलता हो। कहने का मतलब है कि टुकड़े करने पर प्राप्त टुकड़ों में से किसी एक का अर्थ निकले तो आपका कौन सा होगा, यौगिक संज्ञा होगी। जैसे हम बात करें हिमालय, जैसे हम बात करते हैं क्या, हिमालय, तो इसको तोड़िए, तो आप तोड़ेंगे तो हिम धन आलय, हिम धन आलय। कोई जरूरी नहीं कि एक ही अर्थ निकलेगा, दोनों का भी अर्थ निकल सकता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि टुकड़े करने पर प्राप्त टुकड़ों में से किसी एक का भी अर्थ निकले या दोनों का अर्थ निकले, आगे जोड़कर लिख लीजिएगा, एक का अर्थ निकले या दोनों का अर्थ निकले तो वहाँ पे कौन सा होता है आपका, यौगिक संज्ञा होती है। कौन सी संज्ञा होती है, यौगिक संज्ञा होती है। जैसे हिम, तो हिम का मतलब आप जानते हैं क्या होता है, बर्फ होता है, और आलय का मतलब क्या होता है, घर होता है। तो बर्फ का जो घर होगा वो क्या कहलाएगा, हिमालय कहलाएगा। समझ रहे हैं ना। उसी तरह से विद्यालय है, तो विद्या धन आलय क्या बनेगा, विद्या धन आलय। तो आप जानते हैं विद्या का मतलब ज्ञान और आलय का मतलब घर, यानी ज्ञान का जो घर होता है वही विद्यालय होता है। तो विद्यालय भी आपका कौन सा संज्ञा है, यौगिक संज्ञा है। तो रूढ़ संज्ञा और यौगिक संज्ञा समझ में आ गया। ठीक है, कहीं दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, आगे चलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं और आगे बात करेंगे हम लोग क्या, बताइए। तो आगे हेडिंग दीजिए, यौगिक संज्ञा के उपभेद। भाई यौगिक संज्ञा के भी उपभेद हैं। ठीक है, तो अगला हेडिंग दीजिएगा, यौगिक संज्ञा के उपभेद। लिखिए, यौगिक संज्ञा के उपभेद। अगला हेडिंग है यौगिक संज्ञा के उपभेद। अब देखिए, यौगिक संज्ञा के उपभेद के बारे में बात किया जाए तो अर्थ के आधार पर यौगिक के, अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर यौगिक के, अर्थ के आधार पर यौगिक के दो और उपभेद किए जाते हैं, दो और उपभेद किए जाते हैं। ठीक है, दो और उपभेद किए जाते हैं। पहला है योगरूढ़, योगरूढ़ संज्ञा। ठीक है, और यहाँ पे दूसरा लिख लीजिएगा, क्रियार्थक संज्ञा। योगरूढ़ संज्ञा, क्रियार्थक संज्ञा। ठीक, योगरूढ़ क्रियार्थक संज्ञा, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं, तो इसका क्या होगा। तो योगरूढ़ मतलब क्या होता है, कहने का मतलब है कि ये शब्द जो है ना, अपने शाब्दिक अर्थ को छोड़कर किसी अन्य की ओर संकेत करता है। अन्य की ओर संकेत करने का मतलब जैसे लंबोदर होता है ना, लंबा है उधर जिसका अर्थात गणेश जी, समझ रहे हैं ना। तो ये आता है, इसको क्या कहा जाता है, योगरूढ़ का संज्ञा कहा जाता है। तो लिखिए, ऐसी संज्ञाएं, ऐसी परिभाषा इसकी, ऐसी संज्ञाएं जो अपना शाब्दिक अर्थ छोड़कर, अपना शाब्दिक अर्थ छोड़कर किसी अन्य शब्द का,
किसी अन्य शब्द का विशेषण बनकर, किसी अन्य शब्द का विशेषण बनकर उसी के अर्थ में रूढ़ हो गई है, उसी के अर्थ में रूढ़ हो गई है, उसी के अर्थ में रूढ़, उसी के अर्थ में रूढ़ हो गई है, उसी के अर्थ में क्या हो गई है, रूढ़ हो गई है। अर्थात तीसरा अर्थ देती है, अर्थात तीसरा अर्थ देती है, अर्थात तीसरा अर्थ देती है। उन्हें योग रूढ़ संज्ञा कहते हैं, उन्हें योग रूढ़ संज्ञा कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, योग रूढ़ संज्ञा कहते हैं। जैसे बात किए थे ना हम, क्या, दशानन, क्या बात किए थे हम, दशानन, ठीक है। जैसे दशानन में जैसे ही तोड़ेंगे तो 10 धन क्या हो जाएगा, आनन हो जाएगा, ठीक है। 10 धन आनन, अर्थात क्या होता है, रावण होता है, यानी कि तीसरे शब्द की ओर क्या कर रहा है, संकेत कर रहा है। उसके बाद से बात किया जाए अगर, तो नीलकंठ किसे कहा जाता है, आप जानते हैं, शिव शंकर को कहा जाता है। तो ये नील हो जाएगा और प्लस क्या हो जाएगा, कंठ हो जाएगा। इसका मतलब ये नील विशेषण शब्द है और उसके बाद से कंठ, यानी कि यही बोल रहा है कि ऐसी संज्ञा जो अपना शाब्दिक अर्थ छोड़कर, यानी कि ये शब्द इनका अपना अपना अर्थ है, लेकिन इसके अर्थ को छोड़कर ये किसी तीसरे शब्द की ओर संकेत करता है, तो आपका कौन सा होता है, योग रूढ़ संज्ञा होती है, ठीक है। अब इसमें लिखिए, क्रियार्थक संज्ञा में ऐसी क्रियाएं जो संज्ञा का कार्य करती हैं, जो संज्ञा का कार्य करती हैं, ऐसी क्रियाएं जो संज्ञा का कार्य करती हैं और लिंग वचन कारक लिंग वचन कारक से प्रभावित होती हैं, लिंग वचन कारक से क्या होती हैं, प्रभावित होती हैं। उन्हें क्रियार्थक संज्ञा कहते हैं, उन्हें क्रियार्थक संज्ञा कहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें क्रियार्थक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। तो देखिए इसे, क्रियार्थक संज्ञा क्या होती है कि ऐसी क्रियाएं जो संज्ञा का कार्य करती है और लिंग वचन कारक से क्या होती है, प्रभावित होती है, उन्हें क्रियार्थक संज्ञा कहते हैं। जैसे में बात किया जाए, जैसे टहलना स्वास्थ्य के लिए क्या है, स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं टहलना क्या है, संज्ञा है, लेकिन संज्ञा में कौन सी संज्ञा है, तो आप ध्यान रखिएगा, क्रियार्थक संज्ञा है। ये क्या है आपकी, ये जो है आपकी संज्ञा है। कोई कहेगा कि क्रिया है, नहीं, क्रिया नहीं है, ठीक है। ये संज्ञा है और संज्ञा में कौन सी संज्ञा है, ये क्रियार्थक संज्ञा है, ठीक है ना। कौन सी संज्ञा है आपका, क्रियार्थक संज्ञा हो जाएगी। समझ में आया, टहलना स्वास्थ्य के लिए क्या है, लाभदायक है। वैसे ही पढ़ने से भला किसका नुकसान हुआ है, पढ़ने से, अगला एग्जाम्पल, पढ़ने से भला किसका नुकसान हुआ, किसका नुकसान हुआ है। अब क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा इसमें, ठीक है। इसमें दिया रहेगा आपका ऑप्शन में पढ़ना, ठीक है। पढ़ने से भला, यानी पढ़ना जो है यहाँ पे पूछा गया कि बताइए पढ़ने से भला किसका नुकसान हुआ है। तो पढ़ना यहाँ पे रेखांकित शब्द में कौन सी क्या है, ये रेखांकित शब्द क्या है बताइए। तो रेखांकित शब्द में ऑप्शन ए रहेगा संज्ञा, ऑप्शन बी रहेगा आपका क्रिया, ऑप्शन सी रहेगा आपका क्रिया विशेषण,
क्रिया विशेषण ऑप्शन डी रहेगा NOT, नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो क्या लगाएंगे? बहुत लोग जाएंगे वो क्रिया पे, किस पे जाएंगे? क्रिया पे जाएंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा ये क्रिया नहीं होता है, बल्कि क्या होता है आपका संज्ञा होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया क्या आपको? समझ में आया? क्रिया नहीं है भाई साहब, पढ़ने से भला किसका नुकसान हुआ है? तो इसमें दिया है ना कि ऐसी क्रिया जो लिंग के अनुसार ये क्या हो रही है? परिवर्तन हो रहे हैं ना, पढ़ने से, पढ़ से बना हुआ है, ठीक है। इसको हम लोग क्रियार्थक संज्ञा को धातु भी बोलते हैं, ठीक है। धातु मतलब समझ रहे हैं ना, जो क्रिया होती है आपकी, जिसमें ना लगने से क्या होता है? क्रिया बन जाता है, ठीक है ना। जैसे कि पठ है, पठ में ना लग गया तो क्या हो जाएगा? पढ़ना, तो ये आपकी धातु हो जाती है। समझ में आया इतना तक? बताइए, समझ में आया ना? तो अब फिर बात करेंगे हम लोग अगले सेशन में प्रयोग के आधार पर संज्ञा क्या होती है, कितने प्रकार की होती हैं, इसके बारे में, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।